लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा सा बताओगे कोई सा? मंशा सिमरन में से। तो संडे मेरी क्लास नहीं गई थी। हाँ हाँ, संडे को मैंने क्लास नहीं लगाई थी। संडे को तो क्लास ही नहीं हुई थी। आपने अटेंड नहीं की तो फिर हुई नहीं क्लास। नहीं होती। नहीं। ठीक है फिर मैं बताती हूँ। हम्म, चलो, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था, हम मेमोरेंडम की बात कर रहे थे। हमने एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम सौरभ आप भी नोट कर लेना। कंपनी लॉ का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मेमोरेंडम वाला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला, ये वाला चैप्टर चल रहा है। मैं रैंडम कर लेती हूँ। इसमें हमने मेमोरेंडम की बात की थी, उसकी कंटेंट ऑफ ऑल्ट्रेशन कर ली थी मेमोरेंडम के हमने। बारे में बात की थी, चेंजेस अगर करना हो मेमोरेंडम का, हर एक कंटेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था अपनी लास्ट क्लास में। एक बार मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं कि मेमोरेंडम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर होता है कंपनी का। मेमोरेंडम के क्लोजेस के बारे में मुझे बताओ। द क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम, व्हाट आर द क्लोजेस ऑफ द मेमोरेंडम? The name clause, register नेम clause, क्लोज, object clause, liability clause, capital clause, subscription नेम clause, क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट, ऑथराइजेशन, ऑब्जेक्ट क्लोज। उसके बाद हमारा आता है लाइबिलिटी क्लोज, और लास्ट कौन सा होता है हमारा? सब्सक्राइबर क्लोज। यही होता है सब्सक्राइबर। ये 6 क्लोज होते हैं हमारे, 6 क्लोज होते हैं हमारे। हमने लास्ट क्लास के अंदर इन 6 क्लोज के बारे में डिस्कशन किया था। हमने अल्ट्रेशन शुरू किया था। अल्ट्रेशन, अगर किसी कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर अल्ट्रेशन करनी है तो किस तरह से करेगी, हमने बात की थी। हमने बात किया था कि किन किन कारणों की वजह से कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। क्या सारे क्लोज के अंदर अल्ट्रेशन हो सकती है, या कोई ऐसा क्लोज है जिसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकती? कौन से क्लोज के अंदर अल्ट्रेशन नहीं हो सकती? just subscribe, हाँ, सिर्फ सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर, सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर अल्ट्रेशन नहीं हो सकती। बाकी सारे क्लोज के अंदर, अगर आपका नेम क्लोज है, या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, या आपका कैपिटल या ऑब्जेक्ट क्लोज है, इन सब के अंदर क्या हो सकती है, हो सकती है। फिर हमने शुरू किया था भाई कंपनी को अपना नेम चेंज करना है, तो नेम चेंज किस तरह से कंपनी कर सकती है? थोड़ा सा मुझे बताओगे नेम चेंज करने का हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नेम चेंज कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पे काम कर सकती है, दो सिचुएशंस होती हैं नेम चेंज या फिर करने उसको की। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, पहली, या तो कंपनी अपनी मर्जी से एट इट इज आउट, या फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यही हमने डिस्कशन किया था, यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। जी सर। अब जब कंपनी को अपना नेम चेंज करना था तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती? किस सिचुएशन में
सेंट्रल जब कंपनी गवर्नमेंट का के, प्राइवेट है बोर्ड को क्या अपनी नेम में ऐड और डिलीट कर लीजिए। चलो बहुत बड़ी, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत तब नहीं पड़ती जब एक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसी पब्लिक कंपनी में, और या फिर पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसी प्राइवेट कंपनी में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन और डिलीशन हो रहा है किसका, द वर्ड प्राइवेट, एडिशन या डिलीशन हो रहा है किसका, प्राइवेट वर्ड का। तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे नाम तो चेंज होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट का एडिशन और डिलीशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है मंशा, सिमरन? जी सर। चलो क्लियर है। अब सौरभ आप भी ध्यान से सुनना, कंपनी को अगर अपना नाम चेंज यस करना सर, है, क्लियर है। कंपनी को अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, कंपनी नाम चेंज करना चाहती है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, पहला स्टेप हमारे पास होता है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। जब भी कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है तो पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या, किस पर्पस के लिए डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाएगी, इशू नोटिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2034 कन्वेनिंग अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि नोटिस इशू किया जाएगा बोर्ड्स के डायरेक्टर्स को, जो डायरेक्टर्स हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा, और ये नोटिस कितने दिन पहले दिया जाएगा, एज पर 173 सबसेक्शन 3 के तहत 7 दिन पहले दिया जाएगा, 7 डेज। मीटिंग होने के 7 दिन पहले नोटिस इशू किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बुलाया जाएगा, और किस पर्पस के लिए मीटिंग होगी, टू कंसीडर द रीजन फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी एंड गेट इट इज अप्रूवल फॉर द चेंज ऑफ नंबरिंग, कि भाई कंपनी का नाम चेंज हो रहा है और नाम चेंज की अप्रूवल के लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के डायरेक्टर, इन सबको क्या किया जाएगा, अथोराइज किया जाएगा कि भाई आप क्या करो, नेम चेंज करने के लिए आरओसी में एप्लीकेशन लगाओ, आरओसी में एप्लीकेशन लगाओ, नेम चेंज के रिगार्डिंग आरओसी में एप्लीकेशन लगाओ। तो पहला स्टेप क्या है, बोर्ड मीटिंग को बुलाया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? नो सर। हाँ भाई सौरभ, समझ आ गया? पहला स्टेप, कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो पहले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, दूसरा स्टेप, जब एक बार अथोराइजेशन आ जाएगी, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल हो जाएगा, तो नाम चेंज करने का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो नया नाम चेंज करना है, मान लो किसी पर्सन को अपना नाम चेंज करना है, तो पहले नाम के लिए रिजर्वेशन की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। पहले चेक किया जाएगा कि भाई हमें नाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप एक नाम बताओगे, किसको नाम बताओगे, आरओसी को। आरओसी चेक करेगी कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नाम अवेलेबल हुआ तो आरओसी क्या करेगी, अपने उस नाम को क्या कर देगी, आपके लिए रिजर्व कर देगी। कितने दिनों तक रिजर्व करेगी, एग्जिस्टिंग कंपनी जब अप्लाई करती है नेम रिजर्वेशन के लिए 20 डेज, तो
एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में वो नाम कितने दिन के लिए अवेलेबल रहता है, कोई बताएगा मुझे? 20 days के लिए। 20 days in case of एग्जिस्टिंग के लिए 60 रहता new है। company and 60 days in case of In case of 60 days existing in case of existing company। तो एक बार पढ़ते हैं कि भाई कंपनी जो है नाम अवेलेबिलिटी के लिए आरओसी को अप्लाई करेगी, सीकिंग शिपिंग द नेम अवेलेबिलिटी फ्रॉम आरओसी। आरओसी के पास आपका नाम, कि भाई आप किसी नाम से कोई कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं। उस नाम की अवेलेबिलिटी के लिए आप कहाँ एप्लीकेशन लगाओगे? एग्जिस्टिंग कंपनी कहाँ एप्लीकेशन लगाती है? कौन से फॉर्म के अंदर? आरओसी। कौन से फॉर्म के अंदर लगाती है? एग्जिस्टिंग कंपनी रन के अंदर लगाती है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी इन द रन, और फॉर्म जो होगा रन होगा। रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम, और इसके साथ आप जब कंपनी रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन रन प्लेटफॉर्म पे लगाएगी, उसके साथ 1000 रुपए की फीस भी लगेगी। 1000 रुपए की फीस भी लगेगी। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब क्या है? जी सर। हाँ, however as per rule 9 substituted by the company incorporation amendment rule 2014, application for reservation of name shall be made through web service available at www.mca.gov.in by using reserve unique name along with the fees provided in the company registration office fees rule 2014, which may be either। आप क्या करोगे? रन प्लेटफॉर्म पे आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, mca.gov.in पे, वहां पे आप रन पे सिलेक्ट करोगे, वहां पे अपना जो भी आप नाम रखना चाहते हो कंपनी का वो डालोगे, और कोई अटैचमेंट अगर लगानी हो, अटैचमेंट लगा के 1000 रुपए की एप्लीकेशन की फीस डाल के आप सबमिट कर दोगे। आरओसी क्या कर सकता है? अगर आरओसी को लगा कि भाई हाँ ये नाम अवेलेबल है, इस नाम पर अभी कोई कंपनी नहीं है, आपको ये नाम मिल सकता है, तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको रिजेक्शन का मेल आ जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। समझ आ गई? क्लियर है? दूसरा पॉइंट सर फीस का क्या होगा उस केस में? जो हम 1000 रुपए पे कर रहे हैं वो भी रिफंड हो जाएगा या फिर नहीं? वो रिफंड एक्चुअली क्या होता है, आपको रीसबमिशन आता है ब्रदर, हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो, नोट कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। कोई भी कंपनी जब मान लो ना नेम चेंज करने के लिए या नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करती है रन फॉर्म में, है ना, मान लो उसने अप्लाई किया, उसने अपने नाम लिखा एबीसी लिमिटेड, मान लो ये नाम लेना चाहती है वो। आरओसी को लगा कि भाई नहीं, इस नाम से ऑलरेडी एक कंपनी है, तो आरओसी आपको रिजेक्शन दे देगी कि भाई आपको ये नाम नहीं रखा जाएगा, आप दोबारा से रीसबमिट करो। दोबारा से क्या करो? रीसबमिट करो। आपको 2 चांस दिए जाएंगे रीसबमिशन करने के। रीसबमिशन करने के आपको 2 चांस दिए जाएंगे। अगर 2 चांस आपके 2 बार रीसबमिशन आपका रिजेक्शन हो गया, तो फिर वहां पर आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगा, नाम, वो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, और वहां पर आपका जो 1000 रुपए लगा हुआ था वो 1000 रुपए भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आपको फिर फर्दर फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? आपको 2 मौके दिए जाएंगे, भाई आप रीसबमिट कर दो, ये नाम आपका अप्रूव नहीं हुआ, आप कोई दूसरे नाम से रीसबमिशन कर दो। आपको 2 मौके दिए जाएंगे,
अगर 2 मौके भी आपके रिजेक्शन में चले गए हैं फिर वो आपका पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से फिर 1000 पे करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गए? क्लियर आगे है सर। बढ़ते हैं। जी सर। Obtaining approval from the ROC. Obtaining approval from the ROC. After approval of name, ROC will issue a name availability letter. जैसे आप रन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपने एप्लीकेशन लगाई रन पे 1000 की फीस, आपने अपना नाम बताया था, आरओसी आपको क्या कर देगी, ईमेल करेगी कि भाई ये आपका नाम जो है ये क्या है, अवेलेबल है, आप इस नाम के साथ अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो, ये नाम अवेलेबल है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम, आरओसी विल इशू अ नेम अवेलेबिलिटी लेटर। आरओसी आपको बता देगा भाई ये नाम जो है अवेलेबल है, that with respect to approval for the availability of the name for the proposed company as per section 4 subsection 5, upon receipt of application for reservation of name, the registrar may on the basis of information document furnished along with the application reserve the name for 20 days। आपके नेम को 20 डेज के लिए क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। ये पहले था, किसके लिए था ये पहले, ये था न्यू कंपनी के लिए कि भाई कोई न्यू कंपनी अगर पहले रिजर्व वो किसके, न्यू कंपनी अगर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करती है, अगर नई कंपनी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करती है तो उसको कितने दिनों के लिए मिलेगा नाम, न्यू कंपनी को 20 डेज के लिए। 20 डेज तक अगर उसने अपना नाम 20 डेज रिजर्वेशन नहीं कराया तो फिर उसका नाम जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ने क्या किया है, एग्जिस्टिंग कंपनी ने नेम चेंज के लिए अप्लाई किया है, उसका नाम कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम 60 डेज के लिए, 60 डेज। 60 डेज। क्लियर है भाई? आप क्या करोगे, जी सर, नेम clear चेंज है। का प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बाद अप्रूवल लेने के लिए आपको नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेम रिजर्वेशन के लिए आपको अप्लाई रन प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 की लगेगी। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आपका नाम, अगर न्यू कंपनी नेम रिजर्वेशन करा दी है तो 20 डेज के लिए, अगर ओल्ड कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, नेम रिजर्वेशन करवा रही है, वो 60 डेज के लिए उसका नाम क्या होगा, रिजर्व होगा। कि भाई 60 दिन आपके पास, 60 दिन का टाइम है, आप 60 दिन में जो ये नाम अवेलेबल है आप ये नाम यूज कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, हम किसी और को दे देंगे ये नाम। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, जब आपके नाम के अप्रूवल की, आप जब अप्रूव हो जाएगा आपका नाम, द कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर शैल कन्वेन अनदर बोर्ड मीटिंग। फिर क्या होगा, दोबारा से बोर्ड मीटिंग होगी। एक बार जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा फिर दोबारा से बोर्ड मीटिंग होगी। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया जाएगा, आप उसमें टेक नोट करोगे कि भाई हाँ हमने नेम रिजर्वेशन के लिए बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई कंपनी ने बोर्ड वो आरओसी में नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था और वो नेम अप्रूव हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर का टाइम, डेट, प्लेस डिसाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें नेम चेंज के लिए किसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, नेम चेंज के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग के अंदर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि जो शेयर होल्डर की मीटिंग है वो किस दिन, किस डेट पे, किस वेन्यू पे हमें करनी है।
ठीक है ना, वो सारे का सारा डिसाइड किया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। उसके बाद अप्रूव किया जाएगा कि कब नोटिस भेजना है। एजीएम का नोटिस, ईजीएम का नोटिस जो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो कब भेजना है। नोटिस के साथ एजेंडा जाएगा। ये सारा का सारा आपको, ये मीटिंग का ये एजेंडा क्या होता है, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, जब आप जर्नल मीटिंग का चैप्टर करोगे ये सारा आप वहां पे पढ़ोगे। एजेंडा क्या होता है, नोटिस ऑफ मीटिंग कब दिया जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, ये सारा आप जर्नल मीटिंग के चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा, नेम अप्रूवल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेम अप्रूव के बाद आपको बोर्ड मीटिंग दोबारा से बुलानी पड़ेगी। पहले बोर्ड मीटिंग होगी, वो बोर्ड मीटिंग किस लिए होगी, उसमें हम वो अप्रूवल के लिए होगी कि भाई हाँ बोर्ड कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, इसीलिए वो नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रही है। फिर नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करोगे। नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करने के बाद जब आरओसी की अप्रूवल आ जाएगी, आरओसी के अप्रूवल के बाद आप दोबारा से क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग करोगे, जिसमें आप क्या डिसाइड करोगे। पहले तो आप ये बताओगे, टेक नोट, आप ये बताओगे कि भाई हाँ जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी आरओसी को नेम चेंज की, वो उसके लिए, सॉरी नेम रिजर्वेशन के लिए, वो क्या हो गई है, वो अप्रूव हो गई है। दूसरा आप ये बताओगे कि भाई इस डेट टाइम इस प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर की जो जर्नल मीटिंग है उसको फिक्स कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, शेयर होल्डर की अप्रूवल ले सके। और शेयर होल्डर की अप्रूवल कैसे होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तीसरा अप्रूव किया जाएगा नोटिस ऑफ ईजीएम। भाई नोटिस जो भेजा जाएगा ईजीएम का वो 21 दिन पहले भेजा जाता है, 21 डेज, ये क्लियर डेज होते हैं 21 डेज। मीटिंग होने के 21 दिन पहले ये नोटिस भेजा जाता है, तो ये नोटिस भी अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, अथोराइज किया जाएगा कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को, कि भाई वो हर एक शेयर होल्डर को क्या करे, नोटिस भेजे। किसका, ईजीएम का नोटिस भेजे। यहां तक कोई डाउट किसी का? नो सर। पहला स्टेप क्या होता है No, नेम sir. अप्रूवल का, बोर्ड मीटिंग करवाई जाती है सबसे बोर्ड पहले। मीटिंग करवाई जाती है। स्टेप नंबर 1 में बोर्ड मीटिंग करवाई जाती है। दूसरे में क्या किया जाता है बोर्ड मीटिंग के बाद, फिर नेम रिजर्व करवाया जाता है आरओसी के पास। हाँ नहीं, नेम उसके रिजर्वेशन availability के लिए, check की जाती है, नेम शेयर रिजर्वेशन रिजर्व के लिए अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद उसकी फिर क्या, availability check की उसके जाती बाद क्या होता है फिर, हाँ जी। फिर आरओसी का अप्रूवल मिल जाता है। हाँ और फिर उसके बाद दोबारा से बोर्ड मीटिंग कंपनी होती की है, स्टैंड रिजर्व जिसमें करनी हम, पड़ती है अप्रूवल के बाद। हाँ फिर उसके बाद ईजीएम वगैरह के लिए हम टाइम डेट वेन्यू फिक्स करते हैं, ईजीएम का नोटिस अप्रूव करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टर को और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करते हैं कि भाई आप नोटिस भेजो, किस चीज के लिए, ईजीएम के लिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है मंशा, तुम्हारा क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है चलो, अब फिर क्या किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा ईजीएम का। ईजीएम का नोटिस सारे के सारे कंपनी के जितने भी मेंबर है, शेयर होल्डर है, जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो मर गए थे मेंबर, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा, या फिर जो इंसॉल्वेंट मेंबर थे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा। डायरेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। फिर उसके बाद ईजीएम होल्ड होगी। ईजीएम के अंदर क्या होगी, ईजीएम के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा नेम चेंज के लिए, नेम क्लोज को चेंज करने के लिए, मेमोरेंडम के अंदर नेम क्लोज को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी होगी उसको फाइल किया जाएगा फॉर्म MGT 14 में। जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी होगी उसको फाइल किया जाएगा, किसको फाइल करेंगे, आरओसी को, आरओसी को।
कौन से फॉर्म के अंदर फाइल किया जाएगा? फॉर्म MGT 14, फॉर्म MGT 14। जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको MGT 14 फाइल करना है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है? यहाँ तक No, किसी sir. का डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, सौरभ समझ आ रहा है? यस सर। उसके बाद क्या है, साथ ही साथ जो मतलब नोट कर लो यहाँ पे, जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, अपनी बुक में साथ के साथ नोट कर लेना, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। वो कौन से फॉर्म में फाइल होगी? फॉर्म कौन सा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने का? MGT 14। और ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए ROC को। और साथ ही साथ कंपनी एप्लीकेशन भी फाइल करेगी, एप्लीकेशन टू द ROC। ROC को एप्लीकेशन भी लगेगी। किस एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगेगी? INC 24। नेम चेंज की एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है? एप्लीकेशन फॉर द नेम चेंज। ROC को एप्लीकेशन नेम चेंज के लिए कौन से फॉर्म में लगती है? INC 24 के अंदर। और ये भी 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होगी। रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर ये भी आप फाइल करोगे ROC को। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक रहे, ये भी ठीक रहा, ये भी ठीक रहा, तो ROC आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि ROC के द्वारा डिजिटली साइन होगा, आपको इश्यू कर देगी। और इस डेट से आपका नेम चेंज हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, वो कौन से फॉर्म के अंदर होता है? INC 25 INC INC 25। याद कर लो, ध्यान रख लो, नेम चेंज करते टाइम 3 फॉर्म आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 3 फॉर्म है? सर MGT MGT 14, INC 24 हाँ, और INC 25। INC 25 तो चलो मान लो, वो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी डेट फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होती है, इसका मतलब ये होता है कि इस डेट से आपका कंपनी का जो नाम है वो चेंज हो चुका है। लेकिन आपको 2 फॉर्म तो हमेशा याद होने चाहिए। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी होगी, वो कौन से फॉर्म में ROC को फाइल करोगे? MGT 14। सर MGT 14 फॉर्म। 14 के अंदर। और जो आपका क्या होगा? एप्लीकेशन होगी नेम चेंज के रिगार्डिंग, जो ROC को फाइल करोगे, कौन से फॉर्म में फाइल करोगे? INC 24 एंड फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हो जाता है INC 24। अब मुझे एक बार पूरी बताओगे? यहां तक आपकी पूरी प्रोसीजर रहती है। स्टेप नंबर 1 आपकी बोर्ड मीटिंग होगी। स्टेप नंबर 2 में फिर आप बोर्ड मीटिंग के अंदर आप अप्रूवल लोगे नेम चेंज का डायरेक्टर से, और उसमें डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर होगा या कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसको ऑथराइज करोगे कि भाई आप एप्लीकेशन लगाओ। किस चीज के लिए एप्लीकेशन? नेम रिजर्वेशन के लिए। स्टेप 2 में आप नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करोगे। स्टेप 3 में आपका नेम रिजर्वेशन का अप्रूवल आएगा, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से बोर्ड मीटिंग करोगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर आप EGM की डेट, टाइम, वैल्यू फिक्स करोगे। EGM के नोटिस को अप्रूव किया जाएगा। डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया जाएगा किस चीज के लिए? नोटिस इशू करने के लिए। फिर नोटिस इशू किया जाएगा AGM का। नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? EGM का नोटिस सॉरी, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? 21 डेज। ये क्लियर डेज होते हैं। इसका क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? क्लियर डेज का मतलब होता है
इसके अंदर जिस दिन आपने नोटिस लिखो, जिस दिन आपने नोटिस इशू किया, जिस दिन आपने नोटिस इशू किया, 2 दिन इसमें लगा लो पोस्ट के, क्योंकि बाय पोस्ट अगर भेजा है तो पोस्ट के 2 दिन प्लस डेट ऑफ मीटिंग, ये वाले 4 दिन जो होते हैं ये काउंट नहीं होते। तो ये क्लियर 21 डेज होना चाहिए। तो 21 दिन। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है, कोई बताएगा? कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है, 30 days। बोर्ड मीटिंग बुलाने का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो 7 days। 7 डेज। आपको ये याद रखना है, नोट कर लो। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, उसका जो टाइम है मीटिंग होने से वो 7 दिन पहले आपको भेजना है, 7 डेज बिफोर मीटिंग। और जो जर्नल मीटिंग का आपका जो नोटिस है वो 21 दिन पहले होना चाहिए, आपको भेज देना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा कौन से फॉर्म के अंदर जाता है? MGT 14 के अंदर, MGT 14 के अंदर। और नेम रिजर्वेशन कौन सी एप्लीकेशन में लगता है? नेम रिजर्वेशन की कौन सा फॉर्म है? INC 24 नेम रिजर्वेशन की। हाँ, रिजर्वेशन रन में होता है। रन में होता है। और नेम चेंज की एप्लीकेशन ROC को कौन से फॉर्म में लगती है? INC 24। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? चलो, नो सर। अब आपका नो। हाँ, मान लो आपका नाम, मंशा का नाम पहले मंशा था, लेकिन अब वो अपना नाम चेंज कराना चाहती है। वो नाम चेंज करा के आ गई, लेकिन जब तक लोगों को बताएगी नहीं, क्या लोगों को पता चलेगा इसका नाम चेंज हो गया है? नहीं सर। तो ऐसे ही जब कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा तो कंपनी को फिर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी को हर एक अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि मेरा नाम चेंज हो गया है, मैं आज से ये हूं, अब मेरा नाम वो था पहले लेकिन अब मेरा नाम ये है। तो उसको हर एक अथॉरिटी के पास, कंपनी अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल, NSDL, CDSL, कोई भी अथॉरिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, कोई भी फैक्ट्री, सारी जगह उसको अपना नाम चेंज के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई आज से मेरा नाम ये है। क्लियर है? जी सर। हाँ। अपना नया नाम प्रिंट करवाना पड़ेगा। हर एक कंपनी के जो भी बोर्ड है, जहां पर कंपनी का पुराना एड्रेस था वहां पे सारा नया एड्रेस डालना पड़ेगा। हर एक कंपनी की, जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर है, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, जो कंपनी का मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, कोई भी चीज है, हर एक चीज के ऊपर नया नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी को नया नाम अफिक्स करना पड़ेगा, और पुराना नाम भी कंपनी को आने वाले 2 साल तक यूज करना पड़ेगा नए नाम के साथ। क्लियर है? सौरभ, यस सर। समझ आ रही है ब्रदर? यस सर। हाँ, तो भाई ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कंपनी का जब नाम चेंज हो जाएगा तो कंपनी को नाम चेंज हो जाने के बाद पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज में अच्छे से बताना पड़ेगा, हर एक अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, हर एक जितने भी कंपनी के एड्रेस किसी भी साइन बोर्ड पे है, किसी भी फ्लैक्स बोर्ड पे है, नए नाम के साथ पेंट कराने पड़ेंगे। हर एक रिकॉर्ड, हर एक रजिस्टर ऑफ मेंबर, हर जगह नया नाम बताना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर नेम चेंज करने का। नेम चेंज करने के प्रोसीजर में किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई दुविधा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ जी,
सर अभी एक कंपनी थी वोडाफोन और आइडिया, हाँ, तो उनको वीआई कर दिया गया है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि पहले वोडा फिर आइडिया। उन्होंने तो डायरेक्ट बस वीआई बता दिया कि बस वीआई कंपनी है जो कि मर्ज हुआ था। वोडाफोन और आइडिया का क्या हुआ था ब्रदर? वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था। वो आइडिया कंपनी जो थी वो किस में चली गई थी? वोडाफोन में चली गई थी। वी और आई, इनका क्या हुआ था? इनका मर्जर हुआ था। और जब मर्जर होता है तो वहां पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आती है। वहां पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आती है। दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन गई, तो एक तरह से वो प्रॉपरली न्यू एंटिटी है। न्यू एंटिटी। वहां पर ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं होगा। वहां पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आती है, आपको प्रॉपर एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वहां पे प्रॉपर एनसीएलटी के एप्लीकेशन के साथ वहां पे एनसीएलटी का ऑर्डर आता है। इसको पूरा इन्फॉर्म करना पड़ता है हर जगह, न्यूज़पेपर वगैरह में, हर जगह। ये जो था ये मर्जर की सिचुएशन थी। मर्जर, समझ आ गई मेरी बात? ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई अब जैसे क्या है, दो कंपनियां हैं, दो कंपनी अलग हो गई। अब कोई दो कंपनी थी, जिस कंपनी के मैं अंदर था पहले, उस कंपनी का नाम था इमार एमजीएफ। उस कंपनी का नाम ये था, इमार एमजीएफ। पहले कंपनी इस नाम से फेमस थी, बट डीमर्जर हो गया इनका। इमार अलग हो गई, एमजीएफ अलग हो गई। तो ये अलग है, ये अलग हो गई। ये हैज पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, ये सिचुएशन दूसरी है। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एक कंपनी अलग होती है और दूसरी नई कंपनी बनती है। ये सिचुएशन अलग होती है। इसे बोला जाता है डीमर्ज्ड कंपनी, इसे बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। यहाँ पे कोई नेम चेंज वाला, कंपनी ने नेम चेंज नहीं किया, कंपनी ने पूरा बिजनेस का ही क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया। जहां पर किसी बिजनेस का, किसी कॉर्पोरेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सिचुएशन डिफरेंट होती है, वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत होती है। समझ होगी मेरी बात? अगर कंपनी नॉर्मली अपना नाम चेंज करना चाहती है, कंपनी कर रही है कि भाई नॉर्मली अपना नाम चेंज कर रही है, तो वो सिचुएशन में कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई ये वही कंपनी है जो पहले थी। ये आप, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ग्रूफर का नाम आपने तो सुना होगा, आपने ग्रूफर्स का नाम सुना है? ग्रूफर्स का, ग्रूफर जो थी वो डिलीवरी करती थी पहले। सबसे पहले ग्रूफर क्या करती थी? डिलीवरी करती थी। ये जो घर के जो जितने भी सामान होता है, राशन वाशन का। लेकिन ग्रूफर का नाम चेंज हो गया, ग्रूफर का नाम हो गया ब्लिंकिट। ब्लिंकिट, ब्लिंकिट इसने अपना नाम कर दिया, ग्रूफर। अब ब्लिंकिट जब इसका नाम था तो स्टार्टिंग में ब्लिंकिट ने क्या लिखा? फॉर्मरली नोन हैज ग्रूफर। ग्रूफर्स, समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। जी सर। सौरभ, सिमरन, नो पंचा, सर। जी सर क्लियर है। चलो, मेथड क्या क्या होते हैं नाम चेंज करने के? मैं आपको बड़ा आराम से इसलिए समझा रहा हूँ आपको इनमें, क्योंकि आपके एग्जाम में लिख लो, अल्टरेशन को लेके 101% आएगा। कोई एक अल्टरेशन आपके एग्जाम में 101% आएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको पता होना चाहिए। अब मेथड क्या होते हैं नेम चेंज करने के? पहला मेथड क्या होगा भाई, एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा दिया। तो यहाँ पे किस तरह से नेम चेंज होगा? जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो नेम चेंज किस तरह से होगा बताओगे? क्या सिचुएशन होगी नेम चेंज होने की इसमें? सर प्राइवेट लिमिटेड जाएगा, पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो लिमिटेड लग जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइवेट वर्ड ऐड होगा या डिलीट होगा? सर डिलीट होगा ना, पब्लिक में प्राइवेट वर्ड, कन्वर्ट हो रही है। प्राइवेट वर्ड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से नाम चेंज होगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है इस सिचुएशन में? नो सर। नहीं होती। दूसरा, नो सर। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो फिर क्या होगा? प्राइवेट वर्ड ऐड होगा, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और तीसरा, अगर एक कंपनी अपना पूरा नाम चेंज कर देती है, पहले कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड था, अब कंपनी अपना नाम चेंज करके एक्स वाई जेड लिमिटेड कर रही है, तो यहाँ पर पूरा आपको अप्रूवल अच्छे से लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अप्रूवल अच्छे से लेनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। पहला क्लोज समझ आ गया? जी सर। नेम चेंज का समझ आ गया? किसी का कोई डाउट हो नेम चेंज के अंदर? क्या प्रोसीजर होता है नेम चेंज करने का? किसी का कोई डाउट? कोई ये कहता हो कि सर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी? सौरभ, सिमरन, मंशा? नो सर। हाँ भाई नो सौरभ सर, सब क्लियर है। चलो, अब बहुत बहुत लिख लो, 3 बार इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अल्टरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी किस तरह से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? 4 तरीके होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने के। बड़ा ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के 4 तरीके होते हैं। मान लो पहला तरीका, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। कंपनी के आरओसी कौन सी है? दिल्ली है। कंपनी का जो ऑफिस है मान लो लक्ष्मी नगर है, और लक्ष्मी नगर से कंपनी अपना ऑफिस चेंज कर रही है कहाँ पे? मान लो पटेल नगर में, पटेल नगर के अंदर। इस सिचुएशन को बोला जाता है चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सेम टाउन। इसको बोला जाता है चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन। एक टाउन की लोकल लिमिट के अंदर ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? दिल्ली थी, दिल्ली सिटी है, दिल्ली के एक एरिया से, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ऑफिस चेंज होके पटेल नगर में ही जा रहा है। सिटी भी सेम है, आरओसी भी सेम है, बस सिर्फ लोकल लिमिट जो लोकल एरिया है वहां से चेंज होके कहीं और जा रहा है। लक्ष्मी नगर से चेंज होके पटेल नगर जा रहा है। पहला केस पता चल गया? इसको लिखो केस 1। केस 1 जी सर। समझ आ गया? पहला केस, पहले केस में क्या है कि भाई आप विद इन द सिटी चेंज विद इन द सिटी, विद इन द सिटी, इसको एक और लिख लो, चेंज विद इन द सिटी। आपकी कंपनी का ऑफिस लुधियाना में था, लुधियाना में,
आरओसी आपका क्या था, आरओसी आपका पंजाब था, आरओसी पंजाब मतलब चंडीगढ़, आरओसी चंडीगढ़। और आरओसी जो आपका पंजाब था, आरओसी पंजाब में मान लो लुधियाना के अंदर ही आपने, मान लो लुधियाना के एक एरिया से आपने लुधियाना के किसी दूसरे एरिया में ऑफिस चेंज कर दिया, लुधियाना के एक गांव में आपका ऑफिस था, आपने किसी दूसरे गांव में चेंज कर दिया, तो उसे कहते हैं लोकल लिमिट के अंदर ही चेंज होना। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 बताता हूं आपको। भाई आपकी कंपनी का ऑफिस सेम आरओसी में था, मान लो सेम आरओसी क्या है आपकी, आरओसी आपकी मान लो पंजाब है, पंजाब। बट आपने क्या किया, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया पंजाब की किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में। मान लो आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था अमृतसर में, अमृतसर में, और आपने अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आप ले गए लुधियाना में। केस नंबर 2, इसमें सिटी चेंज होती है बट आरओसी सेम रहता है। इसमें लिखते हैं सेम आरओसी बट चेंज इन द सिटी, सिटी बदल जाती है लेकिन आरओसी सेम रहता है। पहले 2 केसेस का समझ आ गया। तो सेकेंड वाला केस एक बार और बता दे। सेकंड वाला केस में बता देता हूं। भाई आपकी मान लो पहला केस सबको समझ आ गया, सौरभ आपको, सिमरन, मंशा, पहला केस समझ आ गया। केस नंबर 2, यस सर। केस नंबर 2, केस नंबर ये 2 कहता है कि भाई जो चेंज हुआ है, ये केस है आपका, जो ऑफिस चेंज हुआ है वो आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी चेंज हुआ। मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका ऑफिस जो है चेंज हुआ है, एक सिटी से, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, एक मान लो लोकल लिमिट में ही, लोकल लिमिट का मतलब कि आपकी आरओसी सेम है, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी आपका सेम है। मान लो आपका आरओसी जो है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। पहले आपकी कंपनी का ऑफिस जो था वो था कहां पे, मान लो इंदौर में था, लेकिन अब आपकी कंपनी का ऑफिस चेंज होके कहां हो गया, भोपाल में हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिटी चेंज हो रही है, आपका क्या हो रहा है, सिटी चेंज हो रही है। समझ आ गई। अगर इंदौर से भोपाल में आपकी कंपनी का ऑफिस चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी आरओसी तो सेम है, मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन आपकी सिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्लियर है। जी सर। कोई डाउट है। नो। पहले 2 केसेस समझ आ गए। तीसरा केस क्या है, जी सर। केस नंबर 3। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आरओसी हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आरओसी है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 2 आरओसी है। वैसे तो हर एक स्टेट का एक आरओसी होता है, लेकिन महाराष्ट्र के 2 आरओसी है।
जैसे एक आरओसी मुंबई में है और एक आरओसी पुणे में है। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के भी 2 आरओसी हैं। एक आरओसी लखनऊ में है, एक आरओसी लखनऊ में है और एक आरओसी प्रयागराज में है। तो ऐसी कई और भी काफी सारी स्टेट हैं जिनके आरओसी कि भाई स्टेट तो सेम है लेकिन आरओसी अलग है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तीसरा केस ये है कि भाई आपका स्टेट तो सेम है लेकिन आपके आरओसी अलग अलग हो गए। आपने विद इन द स्टेट एक आरओसी से दूसरे आरओसी में चेंज कर लिया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। विद इन द स्टेट एक आरओसी से दूसरे आरओसी में चेंज कर लिया। मान लो महाराष्ट्र के आरओसी पुणे से आपने आरओसी मुंबई के अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, तो ये आपका केस नंबर 3 है। तीसरा केस नंबर समझ आ गया कौन सा है? पहले मैं आपको केस समझा देना चाहता हूं, फिर हम आराम से डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको पहले केस समझ आ जाए। समझ आ गए? ये आपका ये सारे तो लागू नहीं होता ना, ये कुछ ही स्टेट पे। क्या कह रहे हो सौरभ? क्या कह रहा भाई? सर ये सारे स्टेट पे तो लागू नहीं होता होगा, जिसमें बस 2 आरओसी है उसी स्टेट में लागू होता होगा। जिस स्टेट के 2 आरओसी है ये सिचुएशन सिर्फ उन्हीं स्टेट में आती है, ठीक है ना? जैसे लखनऊ से आप प्रयागराज चले गए यूपी, आप पुणे से मुंबई चले गए महाराष्ट्र। 2-4 स्टेट और हैं जिनके डबल आरओसी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ये आपकी केस 3 है। और केस 4 आपका है केस 4। भाई आपने क्या किया, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर लिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आपने अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को पंजाब से लेके हरियाणा में शिफ्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट जो है चेंज हो रहे हैं। ये आपका केस 4 है। समझ आ गई चारों केसेस का सिचुएशन? 4 केसेस की सिचुएशंस क्लियर है? कोई डाउट? जी सर, आगे समझ। चलो केस नंबर 1 डिस्कस करें। जी सर, नहीं। केस नंबर 1 डिस्कस करें हम। सिमरन, मंशा, सौरभ। यस सर। हाँ जी सर। चलिए केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। भाई केस नंबर 1 क्या है? आपका लोकल लिमिट के अंदर ही, एक ही सिटी की लोकल लिमिट के अंदर ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है। मतलब सिटी के अंदर सेम आरओसी, सेम सिटी, विद इन द सिटी आपका जो क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पहला कंपनी को स्टेप 1 बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन, सिर्फ इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी, बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? कंपनी बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन कैन चेंज इट इज सिचुएशन ऑफ इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस।
अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सिटी चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, आरओसी को इंटीमेट करना है, आरओसी को इंटीमेट करना है कि भाई हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया है। आरओसी को आप जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म होता है, फॉर्म INC-22। किस लिए फाइल किया जाता है ये, आरओसी को बताने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का फॉर्म जो होता है वो होता है INC-22। रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस देने के लिए आपको 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और इसके लिए अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेमोरेंडम के अंदर सिचुएशन क्लोज में क्या आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के अंदर क्या आता है, मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट वहां पे लिखते हैं हम, वहां पे क्या आता है मुझे बताओगे, कौन से स्टेट में है मुझे वहां पे क्या लिखते हैं, सिर्फ स्टेट के बारे में स्टेट लिखते हैं, स्टेट आता है सर, क्या क्या ओनली स्टेट। हाँ, क्या विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, क्या मेमोरेंडम में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, नो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट सेम ही है, तो यहाँ पर मेमोरेंडम के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब मेमोरेंडम में चेंज करने की जरूरत नहीं होती तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं होता, क्योंकि लोकल एरिया में जा रहे हो आप यहाँ से वहां जा रहे हो, एक गली छोड़ के दूसरी गली में आप ऑफिस ले रहे हो, क्या बार बार मेंबर की मीटिंग बुलाओगे, नहीं, आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, आरओसी को इन्फॉर्म करोगे, और आरओसी को इन्फॉर्म करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, आरओसी को इन्फॉर्म करने के लिए फॉर्म होता है INC-22, और इसके लिए किसी तरह से अल्टरेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को मुझे यहाँ तक क्लियर है पूरा। कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरे का पूरा बाकी जो सिचुएशन क्लोज के अल्टरेशंस हैं वो करेंगे, लेकिन ये लेंथी है थोड़ा सा, इसको इसमें हमारी कम से कम चैप्टर, इस चैप्टर में हमारी कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 क्लास तो जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका शुरू करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम अपना GIGL शुरू कर रहे हैं, तो मिलते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, क्लियर है सर? हाँ जी सर कल की अटेंड नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं ब्रदर, कल एक बार मैं कल आपसे डिस्कस कर लूंगा मैं किस तरह से आपको वीडियो लेक्चर वगैरह दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो कल अपना वो है, उस हिसाब से देखेंगे। चलो GIGL की क्लास में मिलते हैं अभी 2 मिनट के बाद, अपना